And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about section 124A and UAPA, Unlawful Activities Prevention Act, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं सबसे पहले। तो दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू अखिल गोगोई। इनको आप सब जानते ही होंगे। ये हाल फिलहाल में इलेक्शन जीते थे वाइल रिमेनिंग इन जेल फ्रॉम शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के बाद इनसे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स आए थे, मैंने भी कवर किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो ये 12 दिसंबर 2019 से ही जेल में है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 10 दिसंबर को, उसके बाद जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जो रैलियाँ निकाली गई, इस तरह की एक रैली ये कंडक्ट करे थे, उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। और इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे, ही वॉज बुक्ड अंडर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसमें माना जा रहा था, इन पे जो चार्जेस लगाए गए थे कि ही इज़ हैविंग लिंक्स विथ माओविस्ट्स। उसके अलावा सेक्शन 124A के अंतर्गत भी ऑफ IPC इनको बुक किया गया था फॉर सेडिशन चार्जेस, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये देशद्रोह का काम कर रहे थे, देश को तोड़ने का काम कर रहे थे। अब हुआ क्या है, इतने दिनों के बाद, लगभग 1.5 सालों के बाद, जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अंडर बोथ दीज चार्जेस, उस नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का जो एक स्पेशल कोर्ट है, NIA स्पेशल कोर्ट, उसने अखिल गोगोई जो शिवसागर के MLA भी हैं, उनको एक्विटल दे दिया है, मतलब बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो प्राइमा फेसी मटीरियल टू फ्रेम चार्जेज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। तो कोई खास ऐसा कोई एविडेंस है नहीं कोर्ट के हिसाब से जिसके बेसिस पे इनके खिलाफ केस बन सकता है। साथ ही साथ कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, उसको ज़रा समझिए। ये NIA की ही स्पेशल कोर्ट है, और उसने NIA जो हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इसको 2008 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, वो थोड़ी देर बाद समझेंगे। लेकिन ये सबसे टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मानी जाती है, खासकर टेररिज्म को लेकर के कोई क्राइम हो तो। और NIA को वार्निंग देते हुए NIA की स्पेशल कोर्ट ने क्या कहा, वो जरा सुनिए। द कोर्ट हैज हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लाइक NIA, entrusted with the profoundly important task of protecting our country and us citizens from the menace of terrorism. The court hopes and expects that such high standard will be upheld for sake of the country, and this one will be just an exception. तो ये जो अखिल गोगोई वाला केस है, this should be an exception. तो इनडायरेक्टली समझिए, वैसे तो ये पॉलिटिकल बात है, इसमें हमें इस तरह का आंसर में लिखना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो NIA की स्पेशल कोर्ट है, उसने NIA को क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है फॉर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं NIA की स्पेशल कोर्ट ने ये ब्लेम किया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जानबूझ करके अखिल गोगोई को फ्रेम कराया है। ऐसा इस स्टेटमेंट से बात निकल के आ रही है, बट स्टिल इसमें हमें जाना नहीं है, क्योंकि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सिविल सर्विसेज का पेपर लिख रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे या यूनियन लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं लेना है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव तरीके से। तो अब जरा समझते हैं अखिल गोगोई को जो 2 चार्जेज जिनके ऊपर लगाए गए थे UAPA के अंतर्गत और सेक्शन 124A ऑफ IPC, उन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 में कानून बनाया गया था, और इस कानून के हिसाब से लोगों को मैक्सिमम डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दी जा सकती है। ये हाईएस्ट पनिशमेंट है अंडर दिस UAPA एक्ट इफ़ दे आर इंगेज्ड इन द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ मेंशन्ड इन दिस एक्ट। तो इस कानून के अंतर्गत कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लिखे गए हैं। उस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को करते हुए जो लोग पाए जाएंगे, उनको मैक्सिमम डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो क्या है अनलॉफुल एक्टिविटीज इस कानून में लिखे हुए? तो पहला है सेक्सेशन एंड सेसेशन ऑफ टेरिटरी। हमारे देश को अगर कोई तोड़ने का काम कर रहा है, कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है जिससे हमारे देश के टुकड़े हो जाए, जैसे खालिस्तानी लोग कर रहे थे कि देश से अलग एक खालिस्तान बना दे, इस तरह की अगर कोई प्लानिंग कर रहा है
या फिर नागा इंसर्जेंसी में ऐसा देखा गया। तो वैसे लोगों के खिलाफ, वैसे ग्रुप्स के खिलाफ उनकी इस एक्टिविटी को अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा और उनके खिलाफ इस यूएपीए एक्ट के अंतर्गत केस चलाया जा सकता है। फिर 2004 में इस यूएपीए एक्ट में अमेंडमेंट लाके एक और एक्टिविटी ऐड कर दिया गया अंडर दिस अनलॉफुल एक्टिविटीज रेफर्ड अंडर यूएपीए एक्ट, और वो एक्शन था टेररिस्ट एक्टिविटी, कि अगर कोई टेररिज्म करता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी यूएपीए एक्ट के अंतर्गत केसेस चलाए जा सकते हैं। अब यही थोड़ा सा ट्रबल करने वाला प्रोविजन ऐड कर दिया गया है। कोई भी एक्टिविटी को लोग टेररिस्ट एक्टिविटी से जोड़ करके दिखा देते हैं। तो यूएपीए एक्ट के अंतर्गत जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको कई सारे पावर्स दिए गए हैं। वो किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं बिना चार्जशीट फाइल किए हुए 180 दिनों तक। चार्जशीट, आपको पता है कि आप किसी भी इंसान को अगर अरेस्ट करते हैं तो उसके बाद आपको कोर्ट में उसको रखना होता है, फिर कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, जैसे पुलिस को या सीबीआई को या एनआईए को, कि सर इसने ये क्राइम किया है हमारे हिसाब से, उसको कहते हैं चार्जशीट कि हमारे हिसाब से ये चार्जेज हैं। 180 दिनों तक यूएपीए के अंतर्गत बिना कि चार्जशीट फाइल किए हुए किसी को जेल में रखा जा सकता है, डिटेन करके रखा जा सकता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा पावर मिला है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, और इसका मिसयूज होता रहता है कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है, किसी तरीके से आवाज़ उठाता है, तो एनआईए उसको अरेस्ट कर लेती है, 180 दिनों तक जेल में डाल देती है। 180 दिनों बाद चार्जशीट फाइल किया जाएगा कोर्ट में, कोर्ट बोलेगा कि ये चार्जशीट में कुछ ज़्यादा दम है नहीं, फिर वो इंसान छूट जाएगा। इन 6 महीने के लिए तो वो जेल चला जाता है, 180 दिन 6 महीने तक। सो दिस हैज़ बिकम अ वे of intimidating others. This has become a way of suppressing protest against the government. अब इस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में एक अमेंडमेंट लाया गया 2019 में। तो 2004 में अमेंडमेंट लाया गया था, 2019 में भी अमेंडमेंट लाया गया। इस अमेंडमेंट के हिसाब से जो 2019 में अमेंडमेंट लाया गया उसके हिसाब से एनआईए, जो हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है टेररिज्म वगैरह को लेकर के, इसके ऑफिसर्स को पावर दिया गया है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती है तो उससे रिलेटेड वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके पहले तक कौन इन्वेस्टिगेशन करता था? तो स्टेट पुलिस की डीएसपी रैंक की ऑफिसर या एसीपी रैंक की ऑफिसर इसके पहले इस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो अनलॉफुल एक्टिविटीज होती थी उसकी इन्वेस्टिगेशन करते थे। अभी भी ये डीएसपी या एसीपी कर सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ये केस रजिस्टर कराया तो, लेकिन एनआईए भी अब ये केस ले सकता है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था 2019 में, जब ये यूएपीए एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया था 2019 में, तो बिकॉज दिस अमेंडमेंट वाज कंसिडर्ड टू बी एंटी फेडरल प्रोविजन। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो शेड्यूल 7 के हिसाब से स्टेट सब्जेक्ट है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हैं। अब उसको मेंटेन करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, और उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज हैं, जैसे स्टेट पुलिस है या सीआईडी है। अब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी भी लगा दी एनआईए, जिसको पावर दे दिया आपने कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। तो समझिए ये फेडरल इशू कैसे हो गया। आपके स्टेट में कुछ भी इशू हुआ, कुछ भी क्राइम हुआ, तो स्टेट सरकार को पता ही नहीं होता है, और एनआईए वाले उस इंसान को पकड़ के लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये हम इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। अब स्टेट सरकार कहती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर तो हमारी जिम्मेदारी थी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पहले हमें तो बता देते। तो मतलब इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर थ्रू एनआईए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गॉट पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड डिटेन पर्सन्स अंडर यूएपीए एक्ट। तो एनआईए को ये पावर देकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने का भी पावर अपने हाथ में ले लिया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो अपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि सर हमें पता ही नहीं था, हमारे स्टेट में एनआईए वाले हमसे बिना पूछे काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स की तो से तो वो डायरेक्शंस लेते नहीं, वो सीधा होम मिनिस्टर से लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एंटी फेडरल स्ट्रक्चर। एनआईए कैसे बना है, कब बना, उसको भी जरा समझते हैं। एनआईए हैज़ बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू एन एक्ट known as NIA Act of 2008. So it has been created according to a statute. So एक statutory body हो गई. It is Union Government's investigative and prosecutive agency. तो भारत सरकार इसको अलग अलग केसेस में इसका इस्तेमाल करती है। इसका इस्तेमाल मेनली किन किन पर्पसेस से होता है वो समझिए। इसका इस्तेमाल होता है अगर देश के खिलाफ कोई सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी का खतरा है, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उस केस में एनआईए को लगाया जाता है।
और मान लीजिए कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, चाहे हमारा पार्लियामेंट है, वहाँ पे अगर कोई खतरा है तो वहाँ पे उसको उससे लेकर के अगर कोई केसेस हैं तो उसमें एनआईए को दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मतलब कहीं भी अगर देश की सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को खतरा है तो उससे रिलेटेड जो केस होगा वो एनआईए को दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसके अलग अलग जगहों पे ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच गुवाहाटी में भी है। अभी एनआईए को 2008 में क्यों बनाया गया वो भी जरा समझिए। एनआईए को मेनली बनाया गया आफ्टर दिस मुंबई अटैक दैट हैपेंड इन नवंबर 2008। उस टाइम में हमें, हमारी सरकार को महसूस हुआ, ये जब मुंबई अटैक हो गया उसके बाद जब सीबीआई को काम दिया गया इन्वेस्टिगेशन करने का इस टेररिस्ट अटैक का, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि सीबीआई तो हर तरह की इंक्वायरी करती है, अगर कोई फ्रॉड हो गया हर्षद मेहता टाइप तो वो भी सीबीआई कर रही है, तो हर तरह की इंक्वायरी सीबीआई कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार को महसूस हुआ कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए जो टेररिज्म या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड केसेस हों उसको इन्वेस्टिगेट करने में जिसकी स्पेशलाइजेशन हो। और इस कारण से 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि सीबीआई से टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे। सो प्री 2008 बिफोर दिस अटैक व्हाट हैपेंड कि टेरर एक्टिविटीज वेर आल्सो इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस और सीबीआई एंड दे वेर प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट्स। जनरल कोर्ट में रखा जाता था इनको, ठीक है, और नॉर्मल कोर्ट में बहुत वक्त लग जाता है। तो इन सब दिक्कतों को सरकार ने आइडेंटिफाई किया और टेररिस्ट एक्टिविटीज में एक स्पेशल एजेंसी होनी चाहिए, स्पेशल कोर्ट होना चाहिए कि टेररिस्ट लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। इसके लिए फिर सरकार ने 2008 के बाद, इस मुंबई टेरर अटैक के बाद, कानून बना करके एनआईए बनाया जो कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होगी फॉर टेरर एक्टिविटीज। और एनआईए के केसेस एक स्पेशल कोर्ट में जाएं जहां जल्दी से जल्दी फैसला सुनाया जा सके। इसके लिए एनआईए के स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए। जिस पर्टिकुलर एनआईए के स्पेशल कोर्ट में ये अखिल गोगोई वाला केस चल रहा था। अब ये आर्टिकल में मैं सेक्शन 124A को कंपेयर करूंगा यूएपीए के साथ। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों को मैंने पहले भी कवर किया है और कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर इन दोनों में क्या अंतर है। दे गेट कंफ्यूज्ड कि सर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी एंड यूएपीए हाउ दे आर डिफरेंट। तो इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। दोनों के अंडर आईपीसी सेक्शन 124A एंड यूएपीए दोनों के अंतर्गत अखिल गोगोई के खिलाफ केस चल रहा था। तो आईपीसी दोनों के बीच का अंतर समझने से पहले समझते हैं कि आईपीसी क्या होती है। आईपीसी फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड। सो इंडिया का ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड क्राइम है इसका एक पूरा रिकॉर्ड बनाया गया और उनको अलग अलग सेक्शन दिया गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 121 यानी कि वेजिंग और अटेम्प्टिंग वॉर और अबेटिंग और वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे आपने सुन रखा होगा ना। सेक्शन 420 420 फॉर्जरी, सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। तो मतलब जो भी लॉर्ड मैकुले जो ब्रिटिशर्स थे 1860 में एक लॉ कमीशन बनाया गया था लॉर्ड मैकुले के अंतर्गत। उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही ये आईपीसी ब्रिटिशर्स ने बनाया 1860 में। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि बैठ करके उन्होंने लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको क्राइम माना जाना चाहिए और उन सारे एक्टिविटीज़ को उन्होंने एक एक नंबर दे दिया। ठीक है, जैसे 124A ये सेडिशन माना जाएगा, देशद्रोह। तो इस तरीके से अलग अलग क्राइम्स को उन्होंने नंबर दिया अंडर आईपीसी। और फिर एक चीज होती है सीआरपीसी। तो देखिए होता क्या था कि अब इस तरह का कोई भी क्राइम हुआ तो ब्रिटिशर्स के टाइम में जो पुलिस ऑफिसर होता था वो देख लेता था आईपीसी लिस्ट में कि अच्छा ये तो क्राइम है, तो जा करके फिर जो भी आदमी वो क्राइम करता था उसके खिलाफ एक्शन लेता था वो। लेकिन फिर बाद में हमारे देश में एक और चीज लाई गई सीआरपीसी 1974 में, देश आजाद होने के बाद। ये सीआरपीसी क्या है वो भी जरा समझिए। देखिए इसको फिगर की मदद से समझिए। एक इंसान ने दूसरे इंसान को गोली मार दी, मर्डर कर दिया इसका। अब ये इसका दोस्त है, ये इसने देखा कि अरे इसका तो मर्डर हो गया मेरे दोस्त का, तो ये जाएगा थाने में पुलिस ऑफिसर के पास कि सर देखो मेरे दोस्त का मर्डर हो गया। अब पुलिस वाला पहले क्या करता था, वो आकर के वो देखता था कि अच्छा आईपीसी में मर्डर एक क्राइम है, वो जाकर के तुरंत इस इंसान को अरेस्ट कर लेता था और अपने हिसाब से फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करता था। लेकिन 1974 में सीआरपीसी ला दिया गया। सीआरपीसी क्या है वो जरा समझिएगा। अब पुलिस वाला क्या करेंगे, पुलिस वाले पहले देखेंगे अच्छा ये तो क्राइम है मर्डर करना, तो पुलिस वाला फिर जा करके अब इस क्राइम के हिसाब से क्या
प्रोसीजर है सजा दिलाने का, इन्वेस्टिगेशन का, वो देखेंगे इन सीआरपीसी। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि आईपीसी में खाली लिस्ट लिखा हुआ है क्राइम्स का कि ये क्राइम है, ये क्राइम है, ये क्राइम है, ये क्राइम है। उस क्राइम के केस में किस तरीके से पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कराना है, वो सब नहीं लिखा हुआ है। तो पुलिस वाला अपने मर्जी से जो मर्जी आता था वो करता था, किसी को पकड़ के जेल भेज दिया, किसी को कुछ कर दिया। 1974 में पुलिस वाले के लिए या कोई भी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो साफ साफ लिखा गया सीआरपीसी में। तो अब क्या होगा, ये जिसका दोस्त आया कि सर देखो मेरे दोस्त का मर्डर हो गया, तो अब ये आदमी पहले देखेगा अच्छा मर्डर, तो मर्डर वो देखेगा कि आईपीसी के हिसाब से तो ये क्राइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पुलिस विल सी आईपीसी एंड अंडर सेक्शन 302 उसको पता चल जाए कि मर्डर एक क्राइम है, तो बोले अच्छा ये तो क्राइम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब लिखा हुआ है आईपीसी में, इसको कहेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो बोले अच्छा ये तो क्राइम है। तो अब वो फिर देखेगा सीआरपीसी खोल करके देखेगा। नाउ द पुलिस विल सी सीआरपीसी कि अब इस क्राइम के लिए किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है। तो बोले अच्छा ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्या प्रोसीजर लेना है वो लिखा हुआ है सीआरपीसी 154 सेक्शन 154 में। तो उसमें लिखा हुआ है कि पहले एफआईआर रजिस्टर करनी है, फिर एफआईआर के बाद जिस इंसान के खिलाफ एफआईआर है उसको अरेस्ट करना है, फिर कोर्ट में ले जाना है। तो ये सब प्रोसीजर लिखा हुआ है सीआरपीसी में, जिसको फॉलो करते हुए पुलिस वाले इस इंसान को अरेस्ट करेगा, फिर एफआईआर लिख करके और कोर्ट के सामने रखेगा। सो दैट इज सीआरपीसी आईपीसी, और फिर इसको कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अब इस तरह से सीआरपीसी और आईपीसी का पूरा लिस्ट होता है। लॉयर्स लोग खरीदते हैं सीआरपीसी और आईपीसी में। लॉयर्स जो मेरे लॉयर स्टूडेंट हैं उनको और ज़्यादा बेहतर पता होगा, वो और कमेंट सेक्शन में लिख करके कुछ और इंसाइटफुल बातें बता सकते हैं जिससे हम सबको और नॉलेज मिले। लेकिन इस तरह से देखिए सीआरपीसी और आईपीसी का लिस्ट रहता है, पुलिस स्टेशन में भी रहता है, लॉयर लोग भी रखते हैं। तो पुलिस स्टेशन में तो आपने अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, कुछ भी क्राइम आप बोलते हैं कि सर ऐसा हो गया, तो पुलिस वाले पहले देखते हैं कि अच्छा ये क्राइम है, और उसके हिसाब से फिर देखते हैं कि अच्छा इसके हिसाब से क्या प्रोसीजर लेना चाहिए, वो इधर सीआरपीसी में लिखा है। तो सेट ऑफ क्राइम्स रिटेन इन आईपीसी एंड प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेट इट इज रिटेन इन सीआरपीसी। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये यूएपीए क्या है, ये आईपीसी में क्या लिखा है क्या? तो ये जो सेक्शन 124A है वो तो आपको समझ आ गया कि ये आईपीसी में लिखा हुआ है कि ये क्राइम है, और इस क्राइम का क्या है, सेडिशन, कि अगर कोई देशद्रोह कर रहा है तो, और उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में लिखा है। और सीआरपीसी में ये भी लिखा है कि फिर मैक्सिमम सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी हो सकती है। ठीक है जी। अब यूएपीए समझिए, यूएपीए क्या है? तो अपार्ट फ्रॉम आईपीसी देयर आर मेनी स्टैंड अलोन क्रिमिनल लॉज दैट डील्स विद स्पेसिफिक क्रिमिनल एक्टिविटीज। मतलब आईपीसी में तो तमाम चीजें हैं ही हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ तो क्राइम माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा। उसके अलावा जो चीज़ें अंग्रेजों ने नहीं लिखा, मान लीजिए आईपीसी में, या आईपीसी में क्राइम नहीं है लेकिन उसको हमें क्राइम बनाना है हमारी सरकार को, तो सरकार क्या करती है, अलग से कानून बना करके उसको क्राइम बना देती है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट समझ लीजिए। अब आपको पता है कि शराब पी करके गाड़ी चलाना क्राइम है, शराब पी करके रैश ड्राइविंग करना अपराध है, किसी को गाड़ी से एक्सीडेंट कर देना, कुचल देना अपराध है, मर्डर जैसा ही है लेकिन वो एक अलग तरह का अपराध है, राइट। तो अब ये सब मोटर व्हीकल एक्ट ला करके सरकार ने कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। सो इट इज ए स्टैंड अलोन क्रिमिनल लॉ। आईपीसी में नहीं है, अलग से है स्टैंड अलोन क्रिमिनल लॉ, जिसमें कई सारे एक्टिविटीज जो आईपीसी में नहीं है उसको क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में आपको पता है सलमान खान ने कुछ लोगों को उड़ा दिया, आपको पता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 34, 181, 185 के अंतर्गत इनके खिलाफ कई सारे केसेस चल रहे थे। ड्राइविंग एट अ ग्रेट स्पीड आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल्स विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब ये चीज़ यहाँ आईपीसी में नहीं लिखी थी कि अगर कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहा है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन स्टिल इट इज अ क्राइम। क्यों? तो पुलिस वाले को अब आईपीसी भी जानना होगा, उसके साथ साथ जो स्टैंड अलोन क्रिमिनल लॉज है वो भी जानना होगा। और ये जो यूएपीए है ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट की तरह ही एक सेपरेट स्टैंड अलोन क्रिमिनल लॉ है, जिसमें कुछ एक्टिविटीज लिखी गई हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस की तरह मानी जाएंगी। तो इस तरह की कई सारी और भी स्टैंड अलोन क्रिमिनल लॉज हैं, उसमें का एक एग्जांपल है यूएपीए। इस टॉपिक के बेसिस पर हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट रसिया, बेलारूस,
and European Union issue, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So बेलारूस के बारे में पहले समझ लीजिए। बेलारूस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे देखिए लैंड लॉक्ड कंट्री है और एक साइड में इसके रसिया है, दूसरे साइड में यूक्रेन है और ये एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल सिटी है मिन्स्क। वैसे तो यूपीएससी में या एपीएससी में वो कैपिटल सिटी पूछते नहीं हैं। एक बात आपको और ध्यान से समझनी है कि बेलारूस इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन के बाहर है। वैसे इट इज़ ए यूरोपियन कंट्री बट आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब बेलारूस का थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं। देखिए बेलारूस वॉज पार्ट ऑफ यूएसएसआर टिल 1991, फिर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, वो आप जानते हैं। फिर बेलारूस में पहली बार इलेक्शन हुआ और बेलारूस में डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की कोशिश की गई इन 1994। उस इलेक्शन में जीत करके आए और प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इन्हीं से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इनसे रिलेटेड अब एग्जाम में सवाल भी आ सकता है, ध्यान समझना। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जीत करके आए, प्रेसिडेंट बने 1994 में और लुकाशेंको ने उसके बाद से अलग अलग तरीके कर करके जैसे भी हो आज तक वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। जब इलेक्शन होता है तब बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं, लोगों को डरा धमका देते हैं अपने ओपोनेंट्स को, जैसे तैसे भी ये आज तक प्रेसिडेंट बने हुए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको एंड ही इज स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस स्टिल आफ्टर 26 ईयर्स। 27 साल हो गए, 1994 से लेकर के आज तक ये प्रेसिडेंट हैं। तो ये पहले और अभी तक के ओनली प्रेसिडेंट हैं बेलारूस के। और इसीलिए बेलारूस को यूरोप के जो बाकी कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्री हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं एज लास्ट डिक्टेटरशिप, कि हमारे यूरोप के अंदर एक डिक्टेटर कंट्री है। दे criticize Belarus and its government for poor human right record and authoritarian style of government. Naturally यूरोप जो डेमोक्रेसी की बातें करता है, जो ह्यूमन राइट्स की बातें करता है, नेचुरली यूरोप जो है वो बेलारूस को लाइक नहीं करेगा, बेलारूस के एडमिनिस्ट्रेशन को लाइक नहीं करेगा। और यही कारण है कि बिकॉज ऑफ द अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस इन बेलारूस एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन और बेलारूस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिवीजन है, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है, डिफरेंसेस हैं और इसका फ़ायदा उठा रहा है रसिया। तो अब व्लादिमीर पुतिन ने देख लिया कि अच्छा बेलारूस तो यूरोप उसको लाइक नहीं करता है, बेलारूस को लुकाशेंको को यूरोप लाइक नहीं करता है, तो अब व्लादिमीर पुतिन अपना पूरा सपोर्ट देते हैं लुकाशेंको को और वो चाहते हैं कि लुकाशेंको यहाँ पे पावर में बना रहे। तो रसिया पूरा सपोर्ट देता है बेलारूस को अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन। और रसिया में भी खासकर उनके जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ही गिव्स कंप्लीट सपोर्ट टू लुकाशेंको। आखिर रसिया क्यों लुकाशेंको को सपोर्ट कर रहा है, क्यों मौजूदा जो सरकार है बेलारूस की उसको सपोर्ट करता है रसिया? क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि नाटो जो कंट्रीज है, नाटो इज अ एग्जाम्पल ऑफ मिलिट्री अलायंस अमंग्स द यूरोपियन कंट्रीज। और ये तमाम जो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है ये नाटो कंट्रीज हैं। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है अगेंस्ट कंट्रीज हु आर अग्रेसर अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन लाइक रसिया या चाइना। तो कहीं ना कहीं नाटो खतरा है रसिया के लिए, ये बात तो तय है। नाटो कहीं ना कहीं खतरा है रसिया के लिए। तो अब ये सारे हैं नाटो कंट्रीज, तो बीच में एक बेलारूस है जो ना यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है ना नाटो का हिस्सा है। और बेलारूस को अगर रसिया ने अपने साथ मिला करके रखा तो नेचुरली इट विल बी अ काइंड ऑफ बफर स्टेट। ये नाटो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता रसिया के ऊपर, एटलीस्ट फ्रॉम दिस एरिया एक लार्जर पोर्शन तक वो बच सकता है रसिया, अगर बेलारूस को वो नाटो से मिलने से रोक दे तो। और बेलारूस को वो नाटो से मिलने से कैसे रोक सकता है? अगर वहाँ पे लुकाशेंको की सरकार रहे, और लुकाशेंको चूंकि एक ऑथोरिटेरियन है तो कभी भी यूरोपियन यूनियन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इस कारण से उसको सपोर्ट करते हैं व्लादिमीर पुतिन। सो मेन रीजन है दैट this Belarus will remain as a buffer state between the NATO countries and Russia, and that is why Russia is completely supporting Belarus and especially its government under Lukashenko. In fact अब तो रसिया बेलारूस के साथ नेगोशिएट भी कर रहा है कि यहाँ पे फुल फ्लेजेड वो अपने मिलिट्री बेस बनाएगा बेलारूस में। तो पूरी तरह से अब इंटीग्रेशन की बातचीत चल रही है, आर्म्ड इंटीग्रेशन, मिलिट्री इंटीग्रेशन की बात चल रही है बेलारूस और रसिया के बीच में। अब मौजूदा इशू पे आ जाते हैं। ये तो काफ़ी पुराना इशू है, कई सालों से यूरोपियन यूनियन जो है वो लुकाशेंको को क्रिटिसाइज कर रहा है और रसिया लुकाशेंको को सपोर्ट कर रहा है। हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने पूरी तरह से सैंक्शंस लगा दिया है बेलारूस पे। क्या सैंक्शंस है? यूरोपियन यूनियन ने इसके जो बेलारूस के एयरलाइंस हैं उसको अपने ऊपर से उड़ने से मना कर दिया है।
बोले अब तुम यहाँ से, तुम्हारे एयरलाइंस हमारे ऊपर से फ्लाइट नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते, यहाँ के फ्लाइट्स अब यूरोपियन यूनियन के ऊपर नहीं उड़ सकते. So they have imposed sanctions against Belarus, including banning the airlines from using the airspace and airports of European Union bloc. क्या कारण इसके पीछे? तो देखिए किया क्या है, हाल फिलहाल में बेलारूस ने एक फ्लाइट आ रही थी एथेंस, ग्रीस के अंदर जो सिटी है एथेंस, वहाँ से एक फ्लाइट जा रही थी इन लिथुआनिया, उनकी सिटी विलनियस में जा रही थी, यहाँ से यहाँ फ्लाइट जा रही थी, ठीक है. और बीच में बेलारूस ने जब इसके एयर स्पेस से ये फ्लाइट गुजर रही थी, यहाँ से होते हुए विलनियस जाती, तब तक बेलारूस को पता चल गया कि अच्छा इस फ्लाइट में रोमन प्रोटासेविच बैठा हुआ है. और ये रोमन प्रोटासेविच कौन है? ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक है बेलारूस की सरकार का, लुकाशेंको का, खूब क्रिटिसाइज करता है, ठीक है. तो समझ लीजिए कि वो बेलारूस का अखिल गोगोई है, तो खूब क्रिटिसाइज करता है. और बेलारूस सरकार को पता चल गया, लुकाशेंको को पता चल गया कि ये आदमी इस फ्लाइट में बैठा है. और जब इस एयर स्पेस से ये फ्लाइट गुजर रही थी तो फिर बेलारूस की एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने एक झूठा वार्निंग दे दिया कि इस फ्लाइट में बॉम्ब हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है, इसको जल्दी से लैंड किया जाए. तो इमरजेंसी लैंडिंग करा दी इन्होंने मिन्स्क एयरपोर्ट पे बेलारूस के अंदर, और यहाँ लैंडिंग करा के इसको अरेस्ट कर लिया. तो फिर अब यूरोपियन यूनियन क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुमने एयरलाइंस के अंदर झूठी अफवाह फैला करके उसको लैंड कराया जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू अरेस्ट ए पर्सन हु इज क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट. और इस कारण से फिर उन्होंने कहा कि तुमने एयरलाइंस के रूल्स तोड़े और इस कारण से अब हम तुम्हें अपना एयरलाइन इस्तेमाल करने नहीं देंगे. तो नेचुरली रसिया उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है लुकाशेंको को, लेकिन अब बेलारूस से फ्लाइट ही नहीं उड़ेंगी इस एरिया में, तो बेलारूस के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी. देखते हैं ये इशू और आगे किस तरह से बढ़ता है. आने वाले टाइम में और इससे रिलेटेड आर्टिकल हम कवर करेंगे. अभी इससे रिलेटेड एक और चीज़ हुई, अभी ये टेंशन बढ़ ही रहा था बेलारूस और यूरोपियन यूनियन के बीच में कि यूरोपियन यूनियन ने दबाव बढ़ाने के लिए रसिया और बेलारूस के ऊपर एक नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दिया. उस नेवल एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज सी ब्रीज. ये सी ब्रीज एक्सरसाइज एक्चुअली यूक्रेन ने यूएस के साथ मिलकर के शुरू किया. इसमें कई सारे यूरोपियन कंट्रीज भी कूद पड़े. ये ब्लैक सी में ये देखिए यूक्रेन और यूएस ने मिल करके एक्सरसाइज सी ब्रीज शुरू किया. इसमें कई सारे यूरोपियन यूनियन कंट्री भी कूद पड़े. तो टोटल मोर देन 30 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ऑपरेशन सी ब्रीज. ये सी ब्रीज वैसे तो काफ़ी पुराना नेवल एक्सरसाइज है, 1997 से ही चल रहा है, लेकिन इस साल वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन और बेलारूस के बीच में टेंशन हुआ. तो फिर बेलारूस ने और रसिया ने मिलकर के यूक्रेन को धमकाना शुरू किया, क्योंकि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन के फेवर में रहता है. अब यूक्रेन क्यों यूरोपियन यूनियन के फेवर में रहता है, इसके पीछे भी कहानी है. 2014 में रसिया ने ज़बरदस्ती यूक्रेन का ये छोटा सा पार्ट जो है ये पार्ट उससे अक्वायर कर लिया था, क्रीमिया वाला पार्ट. तो उसके बाद से यूक्रेन का जो बची हुई सरकार है वो फेवर में रहती है यूरोपियन यूनियन की. तो बेलारूस और यूरोपियन यूनियन के बीच में टेंशन चल रहा था. तो फिर यूक्रेन ने यूएस के साथ मिलकर के यहाँ ब्लैक सी में नेवल एक्सरसाइज करना शुरू किया, थोड़ा रसिया को धमकाने के लिए, थोड़ा बेलारूस को धमकाने के लिए कि देखो हमारे साथ यूएस नेवी खड़ी है, थोड़ा बेलारूस को दबाव देने के लिए. तो अब जब यूएस और यूक्रेन ने ये नेवल एक्सरसाइज शुरू किया, एक्सरसाइज सी ब्रीज, तो बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज भी कूद पड़े रसिया पे थोड़ा दबाव देने के लिए और यूक्रेन के साथ अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कि भाई यूक्रेन के साथ हम सब खड़े हैं, बेलारूस और रसिया यूक्रेन को धमकाना मत. 2014 में क्रीमिया ले लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन नाउ यू कैन नॉट इंटीमिडेट यूक्रेन. तो ये सब कहानियां हो रही हैं पूरे यूरोप में, बेलारूस में और रसिया के बीच में, और उसमें यूएस भी कूद पड़ा है थ्रू दिस ऑपरेशन सी ब्रीज. वैसे भी यूएस नेटो का हिस्सा है, लीडर है, आपको तो पता ही है. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from environment segment. It is about leaf coalition. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. So leaf का फुल फॉर्म है लोअरिंग इमिशंस बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस. तो लीफ एक प्राइवेट इनिशिएटिव कह लीजिए, मतलब 3 देशों की सरकारों ने मिलकर किया है. ये कोई यूनिवर्सल या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ है. ये लीफ इनिशिएटिव या लीफ कोलिशन जो है वो अमेरिका, यूके और नॉर्वे की सरकारों ने मिलकर के किया है, जिसमें उन्होंने $1 बिलियन का स्पेशल फंड बनाया है. इस $1 बिलियन का फंड का इस्तेमाल किया जाएगा जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के फॉरेस्ट हैं उनको बचाने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए.
ट्रॉपिकल एरिया के फॉरेस्ट में हमारे इंडिया के भी फॉरेस्ट आ जाएंगे, तो हो सकता है कि इस $1 बिलियन में से कुछ पैसा हमारे पास भी आए। और ये जो फंड बनाया गया है $1 बिलियन का फंड, दैट इज अकॉर्डिंग टू रेड प्लस मैकेनिज्म, REDD प्लस मैकेनिज्म। तो क्या है रेड प्लस मैकेनिज्म वो भी समझते हैं। लीफ इनिशिएटिव तो आपको समझ आ गया, 3 देशों ने मिलकर के शुरू किया है, यूके ने, यूएस ने और नॉर्वे ने $1 बिलियन का फंड बनाया है ताकि ट्रॉपिकल एरियाज के फॉरेस्ट को बचाया जा सके। दिस इज इन लाइन विथ रेड प्लस। तो रेड क्या है जरा समझिए। रेड का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, REDD। ये रेड का जो कॉन्सेप्ट है, सरल शब्दों में जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, फॉरेस्ट को कटने से रोकने का इनिशिएटिव है, डिफॉरेस्टेशन को रोकने का इनिशिएटिव है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जंगलों को ना काटा जाए, खासकर वो जंगल जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, LDCs हैं, ये कॉन्सेप्ट 2005 में कोस्टा रिका, पपुआ न्यू गिनिया जैसे कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया। देखो इन्होंने क्या किया, 2005 के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रहा था। उसमें इन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए, हम गरीब देश हैं, कोस्टा रिका, पपुआ न्यू गिनिया जैसे इन्होंने कई सारे गरीब देशों का यूनियन बनाया और उन्होंने इस 11th सेशन में ये बात रखी कि हम गरीब देश हैं लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे जंगल हैं। अब हमारे पास 2 ही उपाय हैं, या तो हम अपने जंगलों को काट काट के इंडस्ट्री लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, रोड बनाएं, रेलवे बनाएं, एयरपोर्ट बनाएं, या तो हम अपने जंगलों को रखें। लेकिन हमारे जंगलों से तो पूरे दुनिया को फ़ायदा होता है, तो हमारे जंगलों से जब पूरे दुनिया को फ़ायदा होता है कि पूरे दुनिया को ऑक्सीजन मिलता है, तो उसके बदले में हमें पैसा मिलना चाहिए। दिस इज़ द सिंपल आइडिया बिहाइंड रेड, कि हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट है, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले में गिव अस सम मनी। दिस आइडिया वाज गिवन अंडर रेड। बाद में रेड को अपग्रेड किया गया रेड प्लस में 2015 में। आइडिया वही है, रेड में याद रखना, ये डी टर्म से तुम्हें याद आ जाएगा। रेड का मेन पर्पस क्या है, डोंट गो फॉर डिफॉरेस्टेशन। इट इज दिस कॉन्सेप्ट वाज मेनली ब्रॉट बाय LDCs, पुअर कंट्रीज, कि हम अपने यहाँ के जंगल नहीं काटेंगे बशर्ते उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिले, क्योंकि हमारे यहाँ के जो जंगल हैं उससे जो ऑक्सीजन निकलता है वो पूरे दुनिया के लिए काम आता है। So this was introduced in Conference of Party in 11th session of UNFCCC। रेड प्लस के अंतर्गत कैसा है कि फिर दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज उन्होंने मिल करके कहा कि चलो ठीक है, हम लोग एक फंड बनाते हैं, उस फंड में सब दुनिया के डेवलप कंट्रीज पैसा डालेंगे और उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को और LDCs को देने में, ताकि वो अपने यहाँ पे फॉरेस्ट को बचाए रखें, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। और ये जो लीफ प्रोग्राम लाया गया है, दिस वन, lowering emission by accelerating forest finance by these 3 countries US, UK and Norway, this has been brought under this RED plus program only। तो ये जो $1 बिलियन का पैसा है वो इसमें डाला जाएगा और फिर LDC जो डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा कि भाई अपने आगे फॉरेस्ट बचा के रखो। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट इज अबाउट पल्सेस प्राइस कंट्रोल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो पल्सेस न्यूज़ क्या है कि देखो, पल्स के दाम यानी कि दाल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने हाल फिलहाल में जो भी स्टेट्स के अंदर जो होल सेलर हैं उनके स्टॉकिंग लिमिट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई तुम इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। अब लिमिट कितना है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, 200 लाख टन है ऐसा है, वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पल्स के दाम बढ़ रहे हैं तो सरकार ने क्या कहा कि कोई भी होल सेलर बहुत ज़्यादा अपने पास स्टॉक करके ना रखे और उसके लिए डायरेक्शंस दिए गए हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर कोई भी ज़्यादा स्टॉक नहीं करेगा मतलब फिर मार्केट में पल्स जाएगा। तो मान लो कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रखेगा, इस कारण से मार्केट में स्कैरसिटी हो सकती है। तो अगर लोग स्टॉक नहीं करेंगे तो मार्केट में पल्स जाएगा और पल्स जब जाएगा तो मार्केट में दाम कम होगा। सो नो होल सेलर शुड स्टॉक excessive amount of pulse with themselves. In that way there will be more release of pulse in the market and that will lower the price of the pulse in the market। pulses के बारे में थोड़ी बेसिक बातें समझ लेते हैं। देखो, अलग अलग तरह के pulses होते हैं, जैसे चिकपी, चने की दाल। ये याद रखना, हमारे देश में सबसे ज़्यादा ये चने की दाल उगाई जाती है। फिर होता है पिजन पी, ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ये होता है अरहर की दाल। फिर काली दाल, ब्लैक ग्राम। और फिर होता है लेंटिल। लेंटिल जो होता है वो मसूर की दाल जो होती है वो होती है लेंटिल, वो सबसे कम होता है। चिकपी, याद रखना चिकपी, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में कौन सी दाल उगाई जाती है? चिकपी।
यानी कि चने की दाल। और कौन सा स्टेट दाल उगाने में सबसे आगे है? तो आंसर इज मध्य प्रदेश। बाकी सारे भी हैं जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे आगे है मध्य प्रदेश, दाल उगाने में सबसे आगे वही है। अब इस स्कीम में और इस हाल फिलहाल में जो दाल के दाम बढ़ रहे हैं, इस कारण से दाल के दाम को स्टेबलाइज करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। तो जरा समझते हैं क्या है प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम भारत सरकार 2015 में लेकर के आई थी, जिसमें एक स्पेशल फंड बनाया गया था, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जिसमें भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए डाले थे। और ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब ओवरऑल भारत सरकार की स्कीम है। इस 500 करोड़ का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई भी एग्रीकल्चरल आइटम का दाम बढ़ रहा है तो सरकार क्या करेगी, उसको खरीदेगी या फिर बाहर से इंपोर्ट करेगी और उसको इंडियन मार्केट में रिलीज करेगी, ताकि उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का दाम वापस से मॉडरेट हो जाए। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए जरा ध्यान से समझिए। यह है वैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें 500 करोड़ भारत सरकार ने डाल करके एक फंड बनाया है। साथ ही साथ भारत सरकार ने कहा है कि हर एक स्टेट को अपने यहाँ पे एक फंड, बेसिक फंड मेंटेन करना होगा, रिवॉल्विंग फंड, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए का एक फंड बनाना होगा। रिवॉल्विंग फंड का मतलब यह है कि उस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में उस जो मान लो 10 करोड़ का फंड है, उसमें से 2 करोड़ का इस्तेमाल किया गया टोमेटो खरीदने के लिए या पोटैटो खरीदने के लिए, तो वापस से 2 करोड़ रिप्लेनिश कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। तो दैट इज हाउ रिवॉल्विंग फंड, a fund which is constantly replenished and not limited by a fiscal year consideration। तो यह है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, भारत सरकार ने 500 करोड़ का फंड बनाया है, लेकिन साथ ही साथ हर एक स्टेट को भी बोला है कि आप अपने अपने स्टेट में एक फंड बनाइए, ताकि आपके स्टेट में अगर आपके पर्टिकुलर स्टेट में अगर किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं तो उस केस में आपका वाला फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि रिवॉल्विंग फंड है, मतलब टाइम टू टाइम उसमें से अगर पैसा खर्च होता तो वापस से फुलफिल भी किया जाएगा। और जो स्टेट वाला रिवॉल्विंग फंड है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा 50% और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा 50%। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 75% वाइल स्टेट्स विल कंट्रीब्यूट ओनली 25%। तो ध्यान से समझिए, सेंट्रल लेवल पे 500 करोड़ का अलग से फंड है, स्टेट लेवल पे अलग अलग फंड है, और स्टेट के लेवल पे जो फंड है उसमें आधा पैसा सेंटर डालेगा, आधा स्टेट डालेगा फॉर नॉर्मल स्टेट्स। और अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर स्टेट का जो स्टेट फंड है उसका इस्तेमाल किया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम को नॉर्मलाइज करने के लिए। एंड ओवरऑल दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। वाई? बिकॉज अगर पूरे इंडिया लेवल पे अगर इस स्कीम को चलाया जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फंड का इस्तेमाल करेगी, ये 500 करोड़ रुपए का, उसमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, इट इज मैनेज्ड बाय प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमिटी विच अप्रूव्स ऑल प्रपोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल एजेंसीज। अभी न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि पल्स के दाम को भी स्टेबलाइज करने के लिए यह प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लगभग 23 लाख मिलियन टन्स पल्स खरीदे जाएंगे या इंपोर्ट किए जाएंगे और इंडियन मार्केट में रिलीज किए जाएंगे, ताकि पल्स के दाम स्टेबलाइज हो सकें। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 386 to 390. Topic number 386 is about ASEEM portal. It was launched by Ministry of Skill Development and Enterprises under आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम, जिसका ASEEM का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। इट हेल्प्स स्किल्ड पीपल टू फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। कैसे? तो इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल वेयर इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयर्स ए प्लेटफॉर्म टू एसेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स एंड formulate their hiring plans. Please attempt this question based on topic number 386. Topic number 387 is about public debt. So as per Reserve Bank of India 1934, the Reserve Bank is both banker and public debt manager of the Union government. The Union government also deposits its cash with RBI. However, of late there has been demand of creating a specialized agency for managing public debt as exists in some advanced economies. For instance, Niti Aayog has advocated creation of a separate public debt management authority. Public debt as a percentage of GDP कितना है? तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की
बात की जाए तो पब्लिक लाइबिलिटी इज 46% ऑफ कंट्रीज जीडीपी। अगर ओवरऑल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के मिला दिए जाए लाइबिलिटी तो इट इज 68% ऑफ इंडियाज जीडीपी। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 387। टॉपिक नंबर 388 इज अबाउट ऑपरेशन ट्विस्ट। तो ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है, आरबीआई साइमल्टेनियसली सेल द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी एंड बाय लॉन्ग टर्म ओपन मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जब खरीदेंगे आरबीआई तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के नंबर्स मार्केट में घटेंगे। जब नंबर्स मार्केट में घटेंगे तो उसके डिमांड बढ़ेंगे, जब डिमांड बढ़ेंगे तो सेकेंडरी मार्केट में उसके दाम बढ़ेंगे, और जब दाम बढ़ेंगे तो सेकेंडरी मार्केट में जो लॉन्ग टर्म या डेटेड सिक्योरिटी बॉन्ड्स है उसका यील्ड घटेगा। yields come down with increase in the prices in the secondary market। तो ये करती है आरबीआई थ्रू ऑपरेशन ट्विस्ट। yield is the return which an investor gets on his bond while holding an investment। ऑपरेशन ट्विस्ट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंटेड इन यूएस इन 1961। हाल फिलहाल में आरबीआई ने इसका इस्तेमाल बार बार किया है। ऑपरेशन ट्विस्ट इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 388। टॉपिक नंबर 389 इज अबाउट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। दे आर बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स। दे हेल्प विलेजर्स टू ओपन बैंक अकाउंट एंड डिफरेंट बैंक ट्रांजेक्शंस कैन बी डन थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। कई सारे लोग हैं जिनको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनने को अलाउ करती है आरबीआई, जैसे कि एनजीओज या फिर रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज, एक सर्विसमैन, इंडिविजुअल किराने या मेडिकल या फेयर प्राइस शॉप वाले लोग, एलआईसी एजेंट, दे कैन एक्ट एज business correspondent। Please attend this question based on topic of 389. Topic of 390 is about Western Dedicated Freight Corridor. This has been funded as a soft loan by Japan International Cooperation Agency (JICA). It is a broad gauge corridor that begins from Dadri in Uttar Pradesh till JNPT port of मुंबई। तो ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो जापान से लोन लेकर के हम बना रहे हैं। एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है लुधियाना से लेकर के दानकुनी ऑफ वेस्ट बंगाल तक। ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से बन रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 390। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 381 to 385 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sending answer to these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ G77, it has 77 members. No, this is wrong. Now it has 134 members. It is largest intergovernment organization for developing countries. Yes, it is right. So the correct answer is option B. इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में कौन कौन मेंबर है? चाइना और जापान नहीं है, दे आर ऑब्जर्वर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली, इंडिया एंड पाकिस्तान। Recently held 7th Indian Ocean Naval Symposium was conducted by French Navy, option D. And infrastructure investment trust, it is like mutual fund which enables direct investment of a small amount, it is right, but infrastructure investment trust has to be registered with SEBI, not with RBI. So the second statement is wrong. Correct answer is option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.